सो बाय नाउ वी डन विथ पार्ट CDE. हमने सारे कंट्रोल्स को डिस्कस कर लिया है. We even talked about the information system auditing part. Now there is one small concept that is called as audit trail. Now honestly speaking, this audit trail is coming from old syllabus. In old syllabus IPCC, this audit trail concept was there. थोड़ा इसको डिटेल में यहाँ पे लिखा है इन्होंने, वो हम डिस्कस करेंगे. And then we'll go back to the part A and B and some other areas where I believe there can be some questions. Now what really is a audit trail? Audit trail is basically, if you ask me, tracing a transaction from start to end. That means maintaining a record or a log of a transaction from start to end, so that it's more like a detective approach. कि फॉर एग्जाम्पल अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से या ऑपरेशंस पर्सपेक्टिव से कोई अगर इवेंट हुआ है या कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, उसको अगर हम ट्रैक करना चाहें स्टार्ट से लेकर एंड तक, उसका अगर हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, उसको इन अदर वर्ड्स ऑडिट ट्रेल बोल सकते हैं. सी, ऑडिट ट्रेल इज नथिंग बट लॉग्स. लॉग्स मतलब रिकॉर्ड that can be designed to record activity at the system, application and user level. It is designed in such a way that ये as a detective control act करता है, ताकि अगर हमें फ्यूचर के अंदर किसी ट्रांजैक्शन को वापस से इन्वेस्टिगेट करना है, टू अंडरस्टैंड व्हाट पॉसिबली वेंट रॉन्ग, हु डिड व्हाट रॉन्ग, ये आइडेंटिफाई अगर करना है, तो ऑडिट ट्रेल बहुत रेलेवेंट हो सकता है. देखो, ऑडिट ट्रेल controls attempt to ensure that a chronological record of all events that have occurred in a system is maintained. That means एक ट्रांजैक्शन स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा का पूरा प्रॉपर रिकॉर्ड उसका मेंटेन होगा, लॉग मेंटेन होगा, ताकि हमको समझेगा ये ट्रांजैक्शन इनिशिएट किसने किया था और फाइनली एग्जीक्यूशन किसने किया है. इन्होंने ऑडिट ट्रेल को दो पार्ट में डिवाइड किया. एक है अकाउंटिंग ऑडिट ट्रेल, दैट मींस एक ट्रांजैक्शन का सोर्स डॉक्यूमेंट का इनिशिएशन से लेकर के फाइनल पेमेंट या रिसीट तक का पूरा ट्रेल आपको मिलेगा. और दूसरा है ऑपरेशंस ऑडिट ट्रेल, दैट मींस जो रिसोर्सेज हमने कंज्यूम किए इन टर्म्स ऑफ डे टू डे ऑपरेशंस, उनका पूरा रिकॉर्ड मिलेगा. देखो, दैट शोज सोर्स एंड नेचर ऑफ डेटा एंड प्रोसेसेस, that how it impacted the database. और यहाँ पर it maintains a record of attempted or actual resource consumption within the system. Ultimately objective यही है कि हमारे याद है एसेट सेफगार्डेड रहे, हमारा ऑपरेशंस का एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस इंप्रूव हो. इसीलिए ऑडिट ट्रेल भी एक बाय डिफॉल्ट सिस्टम के अंदर इंप्लीमेंटेड रहता है. एवरी कंपनी वांट्स टू हैव स्ट्रॉन्ग ऑडिट ट्रेल इन प्लेस, ताकि वो लोग अपने सिस्टम्स को और इंप्रूव कर सकते हैं. सो व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड ऑडिट ट्रेल, इसको मार्क करो. ये एग्जाम में जरूर 4 मार्क के लिए आ सकता है कि ऑडिट ट्रेल क्या होता है एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट ट्रेल. नॉर्मली आपको समझेगा, जो हमने आईएएस ऑडिटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा था वही ऑब्जेक्टिव है. देखो, नंबर 1, डिटेक्टिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस. क्योंकि हम लॉग मेंटेन करेंगे, रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, अगर किसी अनऑथराइज्ड इंसान ने एक्सेस करने का ट्राई किया है हमारे सिस्टम को, वो हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे, डिटेक्ट कर पाएंगे. तो ये डिटेक्टिव कंट्रोल जैसे एक्ट कर रहा है, दैट इज डिटेक्टिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस. प्रिवेंटिंग नहीं है, जो अनऑथराइज्ड एक्सेस हो चुका है ना, उसका हमने रिकॉर्ड मेंटेन किया होगा, उसको हम डिटेक्ट कर पाएंगे. दूसरा, रिकंस्ट्रक्टिंग इवेंट्स. नाउ दिस इज ऑल्सो फ्रॉम डिटेक्टिव. रिकंस्ट्रक्टिंग का मतलब क्या है? कुछ चीज को जो ऑलरेडी टुकड़ों में डिवाइड किया है, उसको हम एग्रीगेट करके, जोड़ करके एक पूरे इवेंट को, लेट्स से फॉर एग्जांपल एक ट्रांजैक्शन है जो 5 स्टेप के अंदर एग्जीक्यूट किया गया है. तो अगर हमको पूरा ट्रांजैक्शन समझना है, तो अगर 5 स्टेप्स का रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा, किसने क्या इनिशिएट किया था, किसने क्या अप्रूव किया था, किसने फाइनलाइज किया था, तो हम पूरा उस इवेंट को रिकंस्ट्रक्ट कर पाएंगे, ताकि हमको समझेगा एग्जैक्टली क्या गलत हुआ और हमको उसको कैसे इंप्रूव करना चाहिए और ठीक करना चाहिए. ठीक है, देखो, ऑडिट एनालिसिस कैन बी यूज्ड टू रिकंस्ट्रक्ट द स्टेप्स. किसकी वजह से ये इवेंट हुआ, क्यों सिस्टम फेलियर हुआ, कैसे सिक्योरिटी वायलेशंस हुए बाय इंडिविजुअल्स, ताकि हम सही एक्शंस ले सकते हैं अगेंस्ट रेस्पेक्टिव पीपल, एंड कैसे उस कंट्रोल्स को करेक्टिव तरीके से ठीक भी कर सकते हैं. इसी के रिलेटेड है थर्ड पॉइंट. देखो, पर्सनल अकाउंटेबिलिटी. क्योंकि हम प्रॉपर ट्रेल मेंटेन करेंगे, तो किसने क्या गलत किया, वो उस पर्सन के साथ में अकाउंटेबिलिटी भी अटैच इजीली हो सकता है. तो कहना इसे, ये तीनों की तीनों टेक्निकली ना फर्स्ट पॉइंट से कनेक्टेड है. अगर आप अनऑथराइज्ड एक्सेस को डिटेक्ट करोगे, उसके लिए आपको इवेंट्स को रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, और उससे कौन सा इंसान रिस्पॉन्सिबल है, उसका अकाउंटेबिलिटी भी असाइन हो सकता है इजीली. तो ये हमारे नॉर्मली जो डेटा इंटीग्रिटी वाले ऑब्जेक्टिव होते हैं, वही ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं ऑडिट ट्रेल के पॉइंट ऑफ व्यू से. देखो बेटा, ये ऑडिट ट्रेल के ना फ्रॉम अ कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू 2 ही फायदे हैं. अगर कुछ गलत हुआ है तो वो क्यों हुआ है, वो समझ करके आप उसको ठीक कर सकते हो. एंड दूसरा, जब हमारे इंटरनल ऑडिटर्स आते हैं या थर्ड पार्टी ऑडिटर्स आते हैं, उनको अगर इवैल्यूएशन करने के लिए हेल्प चाहिए, तो ये हमारा जो ऑडिट लॉग्स है बहुत हेल्प करता है टू प्रूव कि हमने इस तरीके से एग्जीक्यूशन किया था. कहां इंप्रूव करने की जरूरत है, वो हमको ढूंढ करके बता सकते हैं. दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिट ट्रेल. प्लीज एक बार ऑडिट ट्रेल क्या होता है पढ़ लो, और ये जो ऑब्जेक्टिव्स वो पढ़ लो. ये इंटर लेवल के लिए ओल्ड सिलेबस में इंपॉर्टेंट था. रिवाइज सिलेबस में आई विल नॉट से वेरी इंपॉर्टेंट, बट स्टिल एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं. फटाफट से पढ़ो, फिर हम आगे बढ़ेंगे. ऑडिट ट्रेल खत्म हो गया, इतना ही है.
एंड एक बात और समझ लो, ये जो ऑडिट ट्रेल का रेलेवेंस है ना, प्योरली एप्लीकेशन कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जब इनपुट होगा, प्रोसेसिंग होगा, तभी ट्रेल मेंटेन होगा। मतलब मैनेजरियल कंट्रोल में ट्रेल का कोई रेलेवेंस ही नहीं है। तो ये ऑडिट ट्रेल वर्ड ना हमेशा एप्लीकेशन कंट्रोल्स में ही आएंगे। दिस वर्ड विल नेवर बी कनेक्टेड विद मैनेजरियल कंट्रोल्स एट ऑल, बिकॉज डे टू डे एप्लीकेशंस का ही लॉग मेंटेन होता है। मैनेजरियल कंट्रोल्स इज मोर ऑफ पॉलिसी मेकिंग, देयर इज नो लॉग और रिकॉर्ड। डन। अच्छा, अब देखो बेटा, जो नेक्स्ट पार्ट है ऑडिटिंग ऑफ दोस कंट्रोल्स, मतलब जो हमने कंट्रोल्स पढ़े थे ना पूरे, एनवायरमेंटल कंट्रोल, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल, फिर ऑडिट फंक्शन के बंडल से मैनेजरियल कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल, उन सब का ऑडिटिंग भी लिखा हुआ है। मैं आपको वापस से बताऊंगा, ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से पढ़ने का। अगर किसी के पास जेन्युइनली टाइम है ही उसको पढ़ना है तो वो एक बार रीड करके छोड़ सकता है। अदरवाइज द रीजन बीइंग इज क्योंकि ये जो कंट्रोल्स है ना, ऑलमोस्ट आई विल मैच द हेडिंग्स आल्सो, तुमको समझ में आएगा। मेजॉरिटी चीजें सेम रहने वाली है। देखो, एनवायरमेंटल कंट्रोल के अंदर अपना फायर, वाटर, पावर कंडीशनिंग, वो सबसे रिलेटेड बस यहां पर रहेगा। एज ऑडिटर इवैल्यूएट करो कि वो सारे कंट्रोल्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, उस पर्सपेक्टिव से कंटेंट लिखा हुआ रहेगा। फिर देखो फिजिकल सिक्योरिटी कंट्रोल्स, तो यहां पे आपको देखना पड़ेगा फिजिकल सिक्योरिटी से पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्क कितना है, उसको असेसमेंट करने के बाद में डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करके देखो क्या फिजिकल सिक्योरिटी को कंट्रोल करने के लिए रिस्पेक्टिव साइटिंग एंड मार्किंग है कि नहीं है। मतलब याद है क्या, पेरीमीटर फेंसिंग वगैरह होना चाहिए, फिजिकल बैरियर्स क्या क्रिएट किए हैं, क्या डोर्स वगैरह प्रॉपर बनाए हैं, क्या गार्ड्स एंड डॉग्स एग्जिस्ट करते हैं क्या, बहुत ही जनरल चीजें लिखी हुई है। फिर लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल में देखो वापस से अपना लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल याद है क्या, यूजर एक्सेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो यूजर एक्सेस कंट्रोल बना दिया। फिर आगे अगर तुम मुझे पूछोगे सीधा वापस यूजर एक्सेस के बाद में एम्प्लॉय टर्मिनेशन वगैरह, यूजर एक्सेस लॉग्स, मतलब रिकॉर्ड मेंटेन करना यूजर एक्सेस का। आई एम जस्ट ट्राइंग टू से रादर देन रीडिंग देम, मैनेजरियल कंट्रोल में वापस टॉप मैनेजमेंट कंट्रोल, वही 4 पॉइंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, लीडिंग, कंट्रोलिंग, सिस्टम डेवलपमेंट कंट्रोल, देन यू हैव प्रोग्रामिंग कंट्रोल, सेम हेडिंग्स। हाँ, सिस्टम डेवलपमेंट में उन्होंने थोड़ा सा हेडिंग अलग लिखा है, कॉन्करेंट ऑडिट मतलब क्या, कंटिन्यूस ऑडिट, जैसे सिस्टम डेवलप होगा साथ साथ में ऑडिट हो जाएगा। पोस्ट इंप्लीमेंटेशन मतलब सिस्टम डेवलप कर दो, इंप्लीमेंट कर दो, फिर ऑडिट करेंगे। और तीसरा जनरल ऑडिट, जो इन जनरल इंटरनल ऑडिटर परफॉर्म करते हैं आफ्टर योर डे टू डे ईयरली ऑपरेशंस। फिर डेटा रिसोर्स मैनेजमेंट कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, सिक्योरिटी, मतलब लिटरली जो वहां पॉइंट लिखे हैं ना, वही पॉइंट इन्होंने वापस से रिवर्स तरीके से लिखे हैं। बस ये लिखा है ऑडिटर ने इवैल्यूएट करना चाहिए ये कंट्रोल ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ऑपरेशन मैनेजमेंट कंट्रोल। फिर देखो एप्लीकेशन कंट्रोल के अंदर ध्यान रखना, मैंने बोला था ना एप्लीकेशन कंट्रोल का रेलेवेंस है विद द वर्ड ऑडिट ट्रेल, तो अकाउंटिंग एंड ऑपरेशन ऑडिट ट्रेल विल कम एवरीवेयर। कंट्रोल सेम रहेंगे, बाउंड्री कंट्रोल, इनपुट कंट्रोल, प्रोसेसिंग कंट्रोल, आउटपुट कंट्रोल। सो यू डोंट हैव टू रीड देम वंस अगेन बिकॉज आई बिलीव दे आर वेरी बेसिक इन नेचर। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो भी काम हो जाएगा आपका। लास्ट पार्ट में हो, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एक ड्राफ्ट एग्जांपल दिया है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब देखो व्हेन टॉक अबाउट शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, नॉर्मली एक कंपनी अपना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हर दिन बदलता नहीं है, बट इफ देयर इज अ चेंज इन रेगुलेशन, इफ देयर इज अ चेंज इन मार्केट कंडीशन, लेट्स से इन COVID-19 एंड ऑल, so maybe you're forced to change your organization structure. So reasons why would a company change their organization structure, it can be because of change in market condition, change in regulation, or maybe availability or unavailability of talent, maybe resources available नहीं होंगे इसलिए आपको स्ट्रक्चर बदलना पड़ सकता है। अच्छा, नॉर्मली हमारे पास एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट में लोग होते हैं, ओनर्स होता है, मैनेजर्स होते हैं, यूजर रहते हैं। अब जॉब टाइटल्स कैसे कैसे एग्जिस्ट करते हैं, देखो एग्जांपल देगा 2-3 है। देखो
एग्जीक्यूटिव लेवल पे वी हैव समथिंग कॉल्ड एज CIO, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, चीफ टेक्निकल ऑफिसर, चीफ सिक्योरिटी। ये सिर्फ एग्जांपल दे रहा है कि क्या क्या डेजिग्नेशंस एग्जिस्ट कर सकते हैं। CISO, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, चीफ प्राइवेसी ऑफिसर, फिर आर्किटेक्ट, एनालिस्ट, इंजीनियर, बहुत कॉमन जनरल वर्ड्स हैं जो सब जगह आ सकते हैं रिगार्डिंग ऑल एरियाज। ये आप एक बार देख सकते हो, छोड़ दे तो चलेगा। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी इंपॉर्टेंट था, मैं हमेशा बोलता भी था, और इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आ भी चुका है। इन्होंने पूछा है व्हाट इज सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, एंड कुछ ऐसे एग्जांपल्स दो जहां पर आपने सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज नॉर्मली लगाना चाहिए। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी का मतलब क्या है? ये एक्चुअली में कंट्रोल का ही दूसरा शब्द है। मतलब एक इंसान के पास में पूरा पावर नहीं होना चाहिए, मतलब मेकर चेकर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। मोर देन 1 पर्सन शुड बी गिवन द पावर टू एग्जीक्यूट अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, दैट इज कॉल्ड एज सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। देखो, the concept of SOD is also known as separation of duty, that is ensuring no single individual should have the access, privilege or the power to do any unauthorized activity. देखो इसके लिए एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं। ट्रांजैक्शन ऑथराइजेशन, अगर कोई इंपॉर्टेंट हाई प्रोफाइल ट्रांजैक्शन है, उसका अप्रूवल एक इंसान दे सकता है, मल्टीपल लोगों को अप्रूवल देना पड़ेगा। स्प्लिट कस्टडी ऑफ हाई वैल्यू एसेट्स, अगर एसेट्स है बहुत ज्यादा हाई वैल्यू के, तो उसको एक्सेस करने का जो पावर है किसी एक के पास नहीं रहेगा, मल्टीपल लोगों को। तो ऐसा आप टोकन दे सकते हो दैट पासवर्ड का एक पार्ट मिस्टर ए के पास में, दूसरा पार्ट मिस्टर बी के पास में, दोनों मिलकर के ही उन हाई वैल्यू एसेट्स का एक्सेस कर सकते हैं। वर्क फ्लो, मतलब ऐसा बना सकते हो कि आप एक इंसान का काम दूसरा इंसान चेक कर ही रहा है बाय डिफॉल्ट। पीरियोडिक रिव्यूज, मतलब उनको जो राइट्स दिए हैं उनको रेगुलरली इवैल्यूएट करते रहना, इंटरनल ऑडिटर के थ्रू, या अपने कंपनी के अंदर थर्ड पार्टी ऑडिटर को हायर करके भी चेक करवा सकते हो कि रेगुलरली जो हमारे सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी वो ढंग से है या नहीं है। अच्छा, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी में ना इश्यूज बहुत होते हैं, मतलब लोगों को लगता है इसको ज्यादा पावर दिया है, मुझे कम पावर दिया है। सच इश्यूज में बी आइडेंटिफाइड इन केस ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। तो दो तरीके हैं। पहला वाला, या तो किसी को ज्यादा प्रिविलेज दे दिया उसको रिड्यूस कर दो, पर वो आसान नहीं होता, पता है क्या? उसका प्रिविलेज रिड्यूस किया तो वो तकलीफ में आ जाएगा, दैट पर्सन विल नॉट फील मोटिवेटेड। तो क्या कर सकते हो आप, ए को पावर दिया है और बी को कम पावर दिया था, तो एक सी, एक नया पर्सन लेके आ जाओ जिसको ए का पावर रेस्ट्रिक्शन करने का पावर मिल जाएगा। मतलब यू कैन इंट्रोड्यूस अ न्यू मिटिगेटिंग कंट्रोल इन सच ए वे जो ए का पावर को रिड्यूस कर देगा, इंडायरेक्टली मिटिगेट कर देगा। तो इस तरीके से आप इश्यूज को रिजॉल्व कर सकते हो। तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी क्या होता है, फिर भी आपको आना चाहिए एक बार के लिए। आई एम श्योर एसओडी सबको मालूम है दैट one person should not have access privilege to conduct or take care of entire transaction. In that case unauthorized तरीके से या fraudulent तरीके से एक्टिविटीज में एंटर करने का मोटिवेशन मिलता है। टू अवॉइड दैट दे शुड बी स्ट्रॉन्ग सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। तो एसओडी क्या होता है आपको पता होना चाहिए। एग्जांपल्स, ये एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है, सो आई डोंट थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आई विल शो यू आल्सो द सेम क्वेश्चन इन दीज एग्जांपल्स व्हिच हैज बीन आस्क्ड। नाउ कम टू पार्ट ए एंड बी। ये चैप्टर एंडिंग आ गया लास्ट के अंदर। अब हमको पार्ट ए और बी को डिस्कस करने का डिटेल में। वो बहुत सिंपल है यार। सी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 2 क्वेश्चन आएंगे इस पूरे चैप्टर से, हायर साइड 6 मार्क क्वेश्चन, जो मुझे लगता है मेजॉरिटी चांसेस है या तो एनवायरमेंटल, फिजिकल एक्सेस, लॉजिकल एक्सेस, या हायर साइड में मैनेजरियल। एप्लीकेशन में 6 मार्क का क्वेश्चन बहुत रेयर है। डू यू गेट माय पॉइंट? 4 मार्क क्वेश्चन कैन बी ऑन एप्लीकेशन कंट्रोल एंड 4 मार्क क्वेश्चन अदर भी हो सकता है। इसीलिए 4 मार्क क्वेश्चन ना ये एसओडी पे आ सकता है। 4 मार्क क्वेश्चन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर आ सकता है। इसीलिए हम पार्ट ए और बी को पढ़ रहे हैं, वो 4 मार्क क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने के लिए। चलो कम टू पार्ट ए। स्टार्टिंग में आ जाओ, इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। बहुत टाइम पास है वैसे, बट ठीक है, सिंस वी हैव टाइम वी कैन डिवोट हाफ एन आवर और समथिंग एटलीस्ट। कम टू पेज नंबर 3.5। ओके, नाउ व्हाट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम? अगर आप मुझे पूछोगे, इंफॉर्मेशन सिस्टम इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ these things. It's a combination of these things. Now you need hardware and software. उसके बिना तो सिस्टम बनता ही नहीं है. Do you get my point? Now information is created out of what? Data. So if you ask me, it's the people who are going to use these hardware and software components, who are going to enter data, create it into a usable information, and उसको यूज करेंगे और एक दूसरे से इंटरैक्ट करने के लिए उनको नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन सिस्टम लगने वाला है. तो आप बोल सकते हो इंटर रिलेशनशिप ऑफ all these elements together creates an information system. So basically in an organization there are a lot of set of people who needs to use certain hardware and software components
to input data or access data or use data and to communicate with each other they need to have strong network and communication system. ये overall process मिलके कहलाता है information system. इसीलिए अगर आप definition पढ़ के देखोगे आपको बहुत सिंपल लगेगा. एक मिनट के लिए देखो. It is a combination of what sir? People, hardware, software, communication devices and network and data resources, ताकि हम पूरे इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकते हैं, डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं एंड स्पेसिफिक पर्पस के लिए उसको यूज कर सकते हैं. ये कहलाता है मेरे लिए इंफॉर्मेशन सिस्टम. आई एम श्योर इट्स अ वेरी वेरी सिंपल डेफिनेशन. इफ यू कीप इन माइंड these elements, आपके लिए डेफिनेशन लिखना बहुत आसान है. इट्स अ इंटीग्रेशन ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स टुगेदर सो दैट इंफॉर्मेशन कैन बी प्रोसेस फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस. दैट इज कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन सिस्टम. एक काम करो, डेफिनेशन को पढ़ो, एक बार सारे एलिमेंट्स को देखो. कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम आपको पता होने चाहिए. एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं. हालांकि ये ओल्ड सिलेबस में भी था, इसमें मेरे को लगता नहीं चांसेस है क्वेश्चन पूछने का. ये बिल्कुल बेसिक लेवल है. फटाफट 1 मिनट स्पेंड करो. यू कैन रीड द डेफिनेशन एंड द एलिमेंट्स. पढ़ा? अरे पढ़ा क्या भाई? नाउ व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम? कोई भी एक इंफॉर्मेशन सिस्टम का मेन फंक्शन क्या होता है? बेसिक एप्लीकेशन एरिया क्या है? इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट. तो कहना ऐसे, ये मैं आपको हमेशा से बता आया था, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट. दैट्स द मेन पर्पस बिहाइंड डिजाइनिंग एनी इंफॉर्मेशन सिस्टम. सो इफ यू आस्क मी द कंपोनेंट्स, बॉटम लाइन पहला चीज आने वाला है people and resources. See, you have hardware, software components, you have networking and communication devices, but if people are not there, then it is useless. So you have to always keep in mind, we need to have right set of people, you know, who are going to run and use these programs. Now comes this computer system, which includes my hardware and software part. Now hardware can include my input devices. I'm sure you all know what is input devices. Sorry. Input devices, then we have processing devices. For processing devices, you know CPU, right? Then we have data storage devices. For that, we have two options. One is internal memory, and then we have the most important one, that is the primary memory or main memory. उसमें RAM, ROM का difference आपको मालूम है दोनों के अंदर क्या होता है. Then there is something called a secondary memory, जो हम external hard drive वगैरह use कर सकते हैं ideally. And अगर आप मुझे पूछोगे ये सेकेंडरी मेमोरी कैन बी मोर इन ह्यूज इन स्पेस, स्पीड बेटर रहता है कंपेरेटिवली इसका. एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड वर्चुअल मेमोरी. वर्चुअल मेमोरी काफी अनकॉमन टर्म है, बट आई एम श्योर लोगों को मालूम रहेगा दैट नाउ इट इज इन द ऑपरेटिंग सिस्टम इटसेल्फ देयर इज अ एडिशनल मेमोरी. अगर हमें लगता है हमारा जो प्राइमरी मेमोरी है वो सफिशिएंट नहीं है, मेन मेमोरी सफिशिएंट नहीं है टू एग्जीक्यूट अ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर और रन अ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर. सी, virtual memory is in fact not a separate device but an imaginary memory area supported by some operating systems. Majority of them supports it today. So if a computer lacks RAM needed to run a program or operation, Windows अपना virtual memory use करता है उसे compensate करने के लिए. It's more for a temporary purpose, ताकि वो आपका system execute कर सकता है उस particular software को या उस particular application को. Normally when you play a lot of games and all, sometimes the RAM required may be more than what we have. In that case, sometimes virtual memory comes into picture. Now talking about output devices, we have multiple output devices. टेक्सचुअल आउटपुट आ सकता है, ग्राफिकल आउटपुट आ सकता है, टेसाइल आउटपुट. टेसाइल आउटपुट इज नॉर्मली फॉर ब्लाइंड पीपल वेयर इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ सम लाइंस, जिससे आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि एग्जैक्टली उस आउटपुट का मतलब कैसी raised lines drawings which may be useful for some individuals who are blind. Then we have audio and video output which is very difficult. तुम एक्सपीरियंस कर रहे हो ऑडियो वीडियो आउटपुट तो मेरे हिसाब से फिलहाल. टॉकिंग अबाउट सॉफ्टवेयर नाउ. सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हार्डवेयर को बोलता है क्या करना चाहिए. बिल्कुल लॉजिकल है. दो कैटेगरीज है. पहला वाला ऑपरेटिंग सिस्टम OS, जिससे एक्चुअली पूरा सिस्टम रन होता है अगर आप मुझे पूछोगे. नाउ एग्जांपल्स कैन बी वेरी वेरी सिंपल.
Windows, Apple, Linux, very very common examples. Second is application software. Now application softwares are, you can say, for specific purposes. Like for example, तुम Microsoft का Excel यूज कर रहे हो, Word यूज कर रहे हो, वो application softwares है. Like आपको मालूम रहेगा आजकल nowadays even on laptop we have a separate applications. For Zoom also we have a separate application. You don't have to go to website and access Zoom. You can access that through a mobile application, or even for a system there are separate set of applications. So you know, application softwares are mini version of operating system, but they are there for specific purposes. So आपका MS Access हो गया, Excel हो गया, Word हो गया, वो सब classic examples है application software के. See, examples can be your MS Office, Excel, Access, your SAP and all, Adobe हो गया आपका. ये सब क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. मतलब आपके मोबाइल एप्लीकेशन जो होते हैं ना इंडायरेक्टली, वो भी अनदर एग्जांपल फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ऑपरेटिंग सिस्टम एक, यू कैन से, ब्रॉडर लेवल सॉफ्टवेयर है जो आपके हार्डवेयर को यूजफुल बनाता है, यूजेबल बनाता है. वो आपके लिए उस सिस्टम को रन करने का, गवर्न करने का मेन सिस्टम हो गया. दैट इज कॉल्ड एज ऑपरेटिंग सिस्टम. फॉर इंडिविजुअल टास्क वी कैन यूज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. एंड ऑपरेटिंग सिस्टम में बेसिक फंक्शनलिटी हमेशा रहता है. फॉर स्पेसिफिक फंक्शनलिटीज हमको रेस्पेक्टिव एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ता है. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन सिस्टम. डू वन थिंग, स्पेंड 2 मिनट्स. एक बार ये पार्ट खत्म हो गया, बिल्कुल टाइम पास है. सी यहाँ पे बेटा एमसीक्यू आ सकता है ऑन हायर साइड, उसके अलावा कुछ आ नहीं सकता है, मेरे को लगता नहीं है. बहुत ही जनरल लेवल है, फटाफट से पढ़ के उड़ा दो. देन विल गो टू पार्ट बी. पार्ट बी में टाइम इन्वेस्ट करेंगे बिकॉज वहां पर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को डिस्कस करना पड़ेगा. फटाफट से पार्ट एक उड़ाओ, देन विल प्रोसीड. Voice is not coming. Are you able to hear me? आ रहा ना आवाज? हाँ, कुछ नहीं, मैंने बहुत डिफिकल्ट बोला. मैंने बोला कि ये पार्ट है, तुमको बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा ना. हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, रैम क्या है, रोम क्या है, बहुत डिफिकल्ट चीज है यार. शिट. I don't know about you guys, but see, I studied my basic schooling in a very small town. So I think we had computer from class, computer subject from class 5th onwards. 5th, 6th, 7th में वो computer subject पढ़ाया था as such. ठीक है. And on that time we used to have a teacher called Mr. Anil. ठीक है, सर थे अनिल सर. तो वो लिटरली ऐसा एक क्लास के अंदर, थ्योरेटिकल क्लास के अंदर पूरा सीपीयू उठा के लेके आ गया. ठीक है. ही वॉज द ओनली वन इन माई इंटायर टाउन जो एक्चुअली में कंप्यूटर को असेंबल करके, मतलब मॉनिटर लाए, सीपीयू लाए, चीजें लाए, उसको असेंबल करके एक प्रॉपर सिस्टम बना के सेल करते थे. लाइक ही वॉज फेमस इन द इंटायर टाउन. ही वॉज द ओनली वन. तो वही टीचर थे और वही रियल लाइफ में कंसल्टेंट भी थे. सो ही यूज्ड टू लिटरली ओपन द एंटायर सीपीयू एंड एक्सप्लेन ये चीज क्या एग्जिस्ट करती है, ये चीज क्या एग्जिस्ट करती है, कैसे चीजों को मर्ज करते हैं, कैसे आप जो अपन हार्ड ड्राइव को निकालते हैं, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव को कैसे उसको ऐड करते हैं पूरा का पूरा. बट ऑन दैट टाइम इट वॉज वेरी वेरी बेसिक. स्कूल में एमएस पेंट सिखाते थे. एमएस पेंट मतलब कंप्यूटर क्लास हो गया. शिट, प्रैक्टिकल नॉलेज. दैट वाज माय क्लास 5, 6, 7. आई होप यू गाइज हैड बेटर एक्सपीरियंस देन दिस. किसी को एमएस डॉस पढ़ा है? एमएस डॉस पढ़ा है तुम में से किसी को? वी टॉट एमएस डॉस? एनीवन? नहीं पढ़ाया होगा, मेरे को लगता नहीं है. नहीं पढ़ाया ना. इन माई टाइम दे टॉट. ठीक है, कोई बात नहीं.
तुमको कभी एसक्यूएल अगर पढ़ा है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, एसक्यूएल, कुछ भी नहीं पढ़ा है क्या सब? ओरेकल, एसक्यूएल, चलो कुछ लोगों को पढ़ा है ऐसा लगता है। जाने दो, तुम्हारा वो होगा ना, यू विल हैव सम आईटीटी ओरिएंटेशन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो आईटीटी में तुमको पढ़ाएंगे वापस से। एमएस एक्सेल तो ठीक है यार, वो तो आना ही चाहिए, मतलब सीख जाओगे तुम, डोंट वरी। तुमको आईटीटी में एमएस एक्सेस पढ़ाएंगे, एमएस एक्सेस, डीबीएमएस का ही पढ़ाएंगे बेसिकली। दे विल आस्क यू हाउ टू प्रिपेयर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा तुमको आईटीटी में उसके ऊपर, वेरी डिफिकल्ट इट विल बी। चलो लेट्स गो नेक्स्ट, जल्दी से पढ़ो उसको फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ते हैं बेटा। पार्ट बी, मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करता, आई विल नॉट वेस्ट योर टाइम। यू हैव 5 मिनट्स, एक बार पार्ट ए को ढंग से देख लो, कभी अगली बार देखना मत, इतना अच्छे से देख लो, फिर हम पार्ट बी को शुरू करेंगे। चलो कम टू पेज नंबर 3.14। ए यश गुप्ता कौन है ये? ट्रिप प्लान्स पूछ रहा है मेरे को, मैं जाएगा भी तो तेरे को बताएगा नहीं, मैं ऐसा इंस्टाग्राम पे 100 फोटो नहीं डालेगा कि मैं इस ट्रिप पे गया ऐसा। चलो कम टू लास्ट पार्ट, पॉइंट नंबर 3.14। ना सुनो मेरा बात, ये पार्ट में ना तुमको थोड़ा इंट्रोडक्शन देगा, व्हाट इज ओवरऑल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स व्हाट वी हैव। तो उस पर्सपेक्टिव से सबसे पहले डेटा क्या होता है, कैन आई से रॉ फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी कॉल्ड एज डेटा। पर डेटा अपने आप में रॉ फॉर्म में एकदम यूजेबल नहीं होता है, उसको आपको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना पड़ता है टू मेक इट यूजेबल, दैट्स डेटा फॉर यू। नाउ व्हाट इज डेटाबेस? जब आप डेटा को कलेक्ट करते हो इन अ वेरी लॉजिकल वे, दैट कलेक्शन ऑफ डेटा इन अ लॉजिकल वे कैन बी कॉल्ड एज डेटाबेस। एंड उस डेटाबेस को मैनेज करने के लिए एक ब्रॉडर टर्मिनोलॉजी बना दिया, उसको बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब कैसे आप डेटा को ऐड करोगे, एडिट करोगे, डिलीट करोगे, मॉडिफाई करोगे, वो सारे एस्पेक्ट्स को डीबीएमएस में कंसीडर कर लिया। तो देखो, अ सेट ऑफ लॉजिकली इंटररिलेटेड डेटा कैन बी कॉल्ड एज डेटाबेस। एंड व्हाट इज डीबीएमएस? इसको मार्क करना, इट कैन बी डिफाइंड एज अ सॉफ्टवेयर, इट कैन बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एमएस एक्सेस, ACCESS इज अ क्लासिक एग्जांपल जो हेल्प करता है इन ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग and using the data which is needed by a application program. सर यहां पे क्या क्या चीजें आती है? You can add new files, delete existing files, insert data in existing files, modify कर सकते हो, delete, retrieve कर सकते हो, ये सब के सब ऑप्शंस होते हैं। जब आपको MS एक्सेस पढ़ाया जाएगा उसमें सब कुछ आराम से समझ में आएगा धीरे धीरे, ठीक है। अब डेटाबेस मॉडल्स क्या होते हैं? मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले फाइल क्या होता है, रिकॉर्ड क्या होता है, फील्ड क्या होता है, कैरेक्टर्स क्या समझाया। देखो, फील्ड मतलब एक बेसिकली आप बोल सकते हो
एक कॉलम में जो डेटा आ रहा है, लेट्स से नेम ऑफ द स्टूडेंट कैन बी अ फील्ड, डू यू गेट माय पॉइंट, बट उस स्टूडेंट रिलेटेड उसका नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड अदर इंफॉर्मेशन टुगेदर, दैट मींस मल्टीपल फील्ड्स टुगेदर विल मेक अ रिकॉर्ड ऑफ वन स्टूडेंट. नाउ व्हेन आई से देयर आर hundreds and hundreds of students that together will make a particular file. तो can I say फील्ड से रिकॉर्ड्स बनते हैं, रिकॉर्ड्स से फाइल बनता है और बहुत सारे फाइल्स से एक डेटाबेस बनता है. ये चीज आपको समझा दी है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेस मॉडल्स. बेटा आइडियली तो ना हम आज की तारीख में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल यूज करते हैं, सबसे कॉमन जो है, and that includes some aspects of relational database model also in real life. ये hierarchical network तो बहुत पुराना जमाने का हो चुका है ideally if you ask me, and this is very very basic level और आपके सिलेबस में ना बहुत कम कंटेंट है इसके रिगार्डिंग. तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक 2 मार्क का या 3 मार्क का क्वेश्चन इनमें से किसी के ऊपर आ सकता है, उसी हिसाब से हम डिस्कशन करेंगे. नाउ व्हाट इज hierarchical database model? hierarchical database model में वो क्या बोलता है, सिंपल है. आपके पास में एक पेरेंट, कम हियर मार्क दिस, एक चीज मांगना, टॉप पेरेंट रिकॉर्ड इन हियरार्की दैट ओन्स अदर रिकॉर्ड्स इज कॉल्ड एज पेरेंट रिकॉर्ड और रूट रिकॉर्ड. देखो यहां पे बिल्डिंग 1 इज योर रूट रिकॉर्ड. कैन आई से उसमें रूम 2 के अंदर इक्विपमेंट 3 उसका रिपेयरिंग करवाना, रूम 1 के अंदर इक्विपमेंट 1 एंड 2. तो कैन आई से बिल्डिंग 1 इज पेरेंट फॉर रूम 2, रूम 1 इज पेरेंट फॉर इक्विपमेंट 1 एंड इक्विपमेंट 2. तो कैन आई से देयर इज 1-to-1 रिलेशनशिप एंड 1-to-many रिलेशनशिप. तो दो ही चीजें कवर होती है हियरार्किकल में, 1-to-1 एंड 1-to-many. जरा यहां पे आओ, देखो दस ईच नॉड मतलब इंडिविजुअल रिकॉर्ड जो है इज रिलेटेड टू अदर्स इन अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप. तो हियरार्की स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ 1-to-1 एंड 1-to-many रिलेशनशिप होता है, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप नहीं है. समझ रहे हो मेरा बात, सिर्फ 1-to-1 एंड 1-to-many रिलेशनशिप है. तो कहना है इस हियरार्किकल स्ट्रक्चर का ही जो एक्सटेंशन मॉडल है वो कहलाता है नेटवर्क डेटाबेस मॉडल. जरा यहां पे आओ, देखो जरा ढंग से, कैन यू सी यहां पे 1-to-1 तो एग्जिस्ट करता ही है, वेंडर 1, इनवॉइस 1, इक्विपमेंट 1. साथ साथ में अगर आप नोटिस करोगे धीरे धीरे आगे जाके, ये देखो वेंडर 3 is going for 2 invoices is going for multiple equipments also. तो कहना है इसे, इसके अंदर हमारे पास में मल्टीपल रिलेशनशिप है. देखो सो कहना है इसे, अ नेटवर्क डेटाबेस स्ट्रक्चर व्यूज ऑल रिकॉर्ड्स इन सेट्स. Each set is composed of owner record and one or more member record. मतलब यहां पर आप अलाउ करते हो many to one and many to many relationships also. मतलब ये hierarchical structure का extension है, that is called as network database model. मतलब सुनो, hierarchy में क्या है, 1-to-1 और 1-to-many, मतलब parent child relationship है यहां पर. मतलब basically in simple terms, one parent can have multiple childs, but one child cannot have multiple parents. That's the objective of hierarchical database model. नेटवर्क मॉडल बोलता है नहीं, ऐसा नहीं है. यहां पर सर हमको अलग अलग मल्टीपल रिलेशनशिप देनी. ये बेसिकली डेटा में रिलेशनशिप बना रहा है, उस डेटा के रिलेशनशिप को आप यूज करके डीबीएमएस के अंदर डेटा को स्टोर करते हो. दैट इज व्हाई दीज मॉडल्स आर टॉट टू यू. तो पहला वाला हियरार्की, दैट इज 1-to-1, 1-to-many. इफ यू वांट इवन ब्रॉडर सेट ऑफ रिलेशनशिप्स, देन गो टुवर्ड्स नेटवर्क डेटाबेस मॉडल, जहां पर मेनी टू मेनी और मेनी टू वन रिलेशनशिप भी एग्जिस्ट करता है. एक एग्जांपल दिया हुआ है जो मैंने डिस्कस किया भी था रेगुलर लेक्चर में, आप पढ़ सकते हो जब टाइम मिलेगा. नाउ कम टू द थर्ड वन, रिलेशनल डेटाबेस मॉडल. ये लॉजिकल है. यहां पे रिलेशन वर्ड जो ना, रिलेशन का मतलब होता है टेबल, रिलेशन का मतलब होता है टेबल. ये हम एमएस एक्सेस में वर्ड यूज करते हैं ना. रिलेशनल डेटाबेस मॉडल किस तरीके से काम करता है, लेट मी एक्सप्लेन यू. एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं. अगर मैं बोलता हूं एक डेटाबेस है, उसका नाम है स्टूडेंट. स्टूडेंट के अंदर पर्सनल डेटा इज टेबल 1, देन मार्क्स डेटा इज लेट्स से टेबल 2. अब पर्सनल डेटा में क्या रहेगा, उसका नाम आ जाएगा, रोल नंबर आ जाएगा, समझ रहे हो, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, एटसेट्रा. मार्क्स डेटा में क्या रहेगा, ऑब्वियसली उसका रोल नंबर तो आएगा और लेट्स से नाम भी आ जाएगा फॉर एग्जांपल, बट उसके अलावा क्या आने वाले, उसके मार्क्स आने वाले इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के अंदर. तो मैं बोल रहा हूं एक ही स्टूडेंट का डेटाबेस है, उसमें मल्टीपल टेबल्स हो सकते हैं. एक टेबल में उसकी सिर्फ पर्सनल डिटेल्स है. अब सुनो मेरा बात, कुछ ऐसा फील्ड, मतलब आप बोल सकते हो एक देयर इज अ वर्ड कॉल्ड एज प्राइमरी की. प्राइमरी की इज ऐसा सेट ऑफ डेटा जो यूनिक रहता है. मतलब फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट के लिए अगर आप क्लास में मुझे पूछोगे तो उसका जो रोल नंबर है वो यूनिक रहेगा,
जो नेम है वो सेम हो सकता है, मे बी ऋषभ जैन 5 रह सकते हैं, समझ रहे हो मेरा बात, एक क्लास के अंदर, बट जो मेरा रोल नंबर रहेगा और जो दूसरे ऋषभ जैन का रोल नंबर रहेगा वो रोल नंबर यूनिक रहेगा। कहना इसे, वो रोल नंबर से मैं यहां से पर्सनल डेटा निकाल सकता हूं, यहां से मार्क्स का डेटा निकाल सकता हूं, इवन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के लिए अगर अलग से टेबल रहेगा उसमें भी रोल नंबर तो मेरे रहने वाला ना यार। तो कहना इसे रोल नंबर विल एक्ट एज अ यूनिक आइडेंटिफायर जिससे हम टेबल्स को रिलेट कर पाएंगे। तो रिलेशनल डेटाबेस का मतलब है कि मल्टीपल टेबल्स को रिलेट करने के लिए कोई ना कोई यूनिक आइडेंटिफायर होना चाहिए जो रोल नंबर हो सकता है। एम्प्लॉय के केस में एम्प्लॉय का जो आईडी होता है, एम्प्लॉय कोड नंबर जो होता है, वो एम्प्लॉय आईडी जो हमारा आपके आईडी के ऊपर आपका जो एम्प्लॉय कोड नंबर लिखा होता है ना, दैट कैन बिकम और यूनिक आइडेंटिफायर। वो आपके लिए क्या बन सकता है, प्राइमरी की बन सकता है। प्राइमरी की इज बेसिकली दैट फील्ड जो अपने आप में यूनिक है, वो नंबर किसी और के पास में नहीं हो सकता है, और वो ऐसा यूनिक नंबर है जिससे मैं मल्टीपल टेबल्स को रिलेट कर पाऊंगा, क्योंकि अल्टीमेटली रोल नंबर यहां भी रहेगा, रोल नंबर सब जगह रहेगा। एम्प्लॉय के रिलेटेड देखो, लीव का टेबल अलग बनेगा, सैलरी का टेबल अलग बनेगा, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का टेबल अलग बनेगा, बट कहना इसे एम्प्लॉय का कोड नंबर तो यूनिक रहने वाला ना हर टेबल के अंदर। तो कहना इसे अगर मुझे सारा डेटा एक्सट्रैक्ट करना है विद वन यूनिक कोड नंबर, तो मैं एक ही क्लिक के अंदर पूरा डेटा एक्सेस कर सकता हूं। दिस टाइप ऑफ डेटाबेस मॉडल इज कॉल्ड एज रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। देखो, इट अलाउज डेफिनेशन ऑफ डेटा एंड देयर स्ट्रक्चर्स एंड स्टोरेज एंड रिट्रीवल इन अ प्रॉपर टेबल स्ट्रक्चर। टेबल्स बनाओगे, ठीक है। टेबल में क्या आने वाला है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड याद है क्या, ईच रिकॉर्ड के अंदर मल्टीपल फील्ड्स आने वाले हैं, याद है क्या तेरे को। देखो, ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल कंटेन्स मल्टीपल फील्ड्स। अब देखो यहां पे, फॉर ईच टेबल वन ऑफ द फील्ड्स इज आइडेंटिफाइड एज अ प्राइमरी की। नीचे देख दो एग्जांपल, एम्प्लॉय कोड, रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ऐसा कोई ना कोई एक प्राइमरी की जरूर रहेगा। प्राइमरी की इज द यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल। तो उस एक यूनिक आइडेंटिफायर से ना अब हर टेबल को रिलेट कर पाओगे आसानी से। दीज कीज आर कॉमनली यूज्ड टू ज्वाइन और कंबाइन डेटा फ्रॉम 2 और मोर टेबल्स। मतलब मुझे एक ही बच्चे का सारा डेटा चाहिए ना, तो इस एक रोल नंबर, क्लास 9th के अंदर रोल नंबर 10, उसका रिलेटेड सारे के सारे जो टेबल्स रहेंगे, डेटा एक्सट्रैक्ट कर पाएगा आसानी से और मर्ज कर पाएगा। सिमिलरली एम्प्लॉय 110, मेरा रिलेटेड जो सारा डेटा एक साथ में निकल सकता है। आपके लिए सीआरओ नंबर, डब्ल्यूआरओ नंबर जो रहता है वो आपके लिए क्या है, प्राइमरी की एग्जिस्ट करता है। तो अगर इंस्टीट्यूट के पास डेटाबेस में मल्टीपल टेबल्स है, उन सबको आसानी से स्ट्रीमलाइन कर सकता है। मेरा जो मेंबरशिप नंबर है एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो मेरे लिए क्या है, प्राइमरी की है इन माय ICI's डेटाबेस एंड मल्टीपल टेबल्स। ये MS एक्सेस हो गया, SQL हो गया, मैं आपको बोल रहा था ना SQL और Oracle, ये सब हमको पढ़ाया है क्लास 11th के अंदर। एंड ये रिलेशनल डेटाबेस मॉडल बहुत कॉमन है, रादर मेजॉरिटी ऑर्गेनाइजेशंस के जो बेसिक डेटाबेसेस होते हैं उसमें ये कॉन्सेप्ट यूज करता है। इसका बहुत एक्सटेंशन यूज करते हैं आज की तारीख में। दिस इज कॉल्ड एज रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। एक काम करो, 2 मिनट स्पेंड करके इसको पढ़ो। यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, टेबल को हम यहां पे नया वर्ड दिए रिलेशन। रिलेशन इज कॉल्ड एज टेबल। टेबल में क्या आने वाला है, मल्टीपल रिकॉर्ड्स आने वाले हैं, समझ रहे हो मेरा बात। अच्छा, रिकॉर्ड्स में क्या आने वाले, मल्टीपल फील्ड्स आने वाले हैं, समझ रहे हो। तो सुनो, एक वर्ड है एट्रीब्यूट। नाउ द नेम्ड कॉलम्स ऑफ अ रिलेशन आर कॉल्ड एज एट्रीब्यूट्स। मतलब फील्ड्स का दूसरा नाम क्या दे दिया है, एट्रीब्यूट दे दिया है। और फील्ड के अंदर क्या कैरेक्टर्स आने वाला ना, उसको हम बोलते हैं डोमेन। उसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन। मतलब बेसिकली यहां पर ना रिकॉर्ड का दूसरा नाम नहीं है, रिकॉर्ड को रिकॉर्ड ही बोलते हैं, पर टेबल को क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं। फील्ड को क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। और जो अंदर डेटा कैरेक्टर्स आ रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। यहां पर रिकॉर्ड ही रहेगा, बाकी सबके अलग अलग नाम बना करके रखें इन केस ऑफ रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। समझा क्या आपको। 2 मिनट स्पेंड करो, पढ़ के देखो। रिलेशनल डेटाबेस मॉडल आना चाहिए। अगर एग्जाम पॉइंट से मुझे पूछोगे, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंटेंट ढंग से लिख के दिया है थोड़ा बहुत। Did you understand relational database model? Raise your hands if you have understood. Perfect. Let's go to the last one. Object oriented database model. ये भी बहुत कॉमन है। Let me give you a very simple example. एक ही बार समझ में आएगा आपको। When you open a Myntra का एप्लीकेशन, Myntra का जब आप मोबाइल एप्लीकेशन ओपन करते हो,
तो मिंत्रा फ्रंट एंड पे जो आपको ऐप में डेटा दिख रहा है वो कहीं ना कहीं बैक एंड पे सेव किया होगा, डू यू गेट माई पॉइंट, जिसको उन्होंने इंटरलिंक किया होगा उनके वेबसाइट के साथ में। डू यू अग्री विथ मी? नाउ थिंक अबाउट दिस, व्हेन यू ओपन योर मिंत्रा एप्लीकेशन वो आपको अलग अलग कैटेगरीज दिखाता है, मतलब आपको एथनिक वेयर देखना है, स्पोर्ट्स वेयर देखना है, ब्ला 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 ब्ला, समझ लो मेरा बात। उसके साथ जब तुम जाते हो तुमको अलग अलग कैटेगरी, तो बेसिकली अलग अलग टेबल से पूरे के पूरे हो, एथनिक वेयर का अलग टेबल रहेगा, ये रिलीजन मतलब अलग अलग वेयर, स्पोर्ट्स वेयर का अलग रहेगा, व्हाटएवर इट इज, अलग अलग कैटेगरीज रहने वाले हैं। सुनो, समझ रहे हो मेरा बात? अच्छा, जब तुम एक प्रोडक्ट पे क्लिक करते हो, प्रोडक्ट का तुमको पिक्चर्स भी दिखता है। तो अभी तक जब हम पढ़ रहे थे ना वो सिर्फ डेटा के ऊपर था, उसमें तुम्हारा इमेजेस हो गया, ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, वो सब कवर्ड नहीं था। रादर आज की तारीख में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ODBMS is very very common, that is OODBMS, that is object oriented database model। इसके अंदर ऑडियो पार्ट, वीडियो पार्ट, इमेजेस वगैरह सब कुछ इन द फॉर्म ऑफ डेटा कलेक्ट होता है। कहना इससे आज की तारीख में हम इसका ही डिटेल्ड एक्सटेंशन यूज करते हैं। इवन ऑन ऑल मोबाइल एप्लीकेशंस, ऑल वेबसाइट्स, द टाइप ऑफ DBMS व्हाट वी यूज इज नथिंग बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्लस रिलेशनल। क्योंकि आप नोटिस करते होंगे नाइकी पे क्लिक करोगे तब भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे, और स्पोर्ट्स वेयर पे क्लिक करोगे तब भी सेम प्रोडक्ट मिलेंगे। मतलब हो सकता है अलग अलग टेबल्स के अंदर एक ही प्रोडक्ट आ रहा है, क्योंकि उसका यूनिक आइडेंटिफायर रहेगा कोई ना कोई। समझ रहे हो क्या मेरा बात? एंड साथ साथ में इट्स नॉट ओनली द नेम ऑफ द प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट का नेम के साथ में बेसिक डिटेल्स भी आएगी, प्लस पिक्चर्स भी आएंगे। और अगर आपको उसका ऑफिशियल वीडियो से क्लिक करना है तो ऑफिशियल वीडियो भी आपको मिलता है देखने के लिए आसानी से। डू यू गेट माय पॉइंट? दैट्स नथिंग बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल। देखो, it is based on the concept that world can be modeled in terms of objects and their interaction. It includes complex data such as images, audio and video. Beta, it is part and parcel of your normal lifestyle today. It is not complex anymore. Do you get my point? Their example is definitely complex and useless. My example is the most logical example which I told you, that in case of all mobile applications, the data behind that is nothing but OO, that is object oriented database model, plus a combination of relational database management model. Do you understand this? In MCQ, if they ask you the difference between object oriented and relational, बात समझ में आएगा आपको? Object oriented में सर ऑब्जेक्ट कवर होता है, ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट ऑडियो, वीडियो, इमेजेस एंड ऑल। अरे हाँ या ना? गुड। तो ये हो गया डेटाबेस मॉडल, DBMS के बारे में। तो सर DBMS क्या होता है? इट्स नथिंग बट टेक्निकली कलेक्शन ऑफ डेटा इन अ वेरी लॉजिकल वे। इट विल इंक्लूड लॉट ऑफ फाइल्स। फाइल्स के अंदर क्या आते हैं? बहुत सारे रिकॉर्ड्स आएंगे, रिकॉर्ड्स के अंदर क्या आएंगे? बहुत सारे फील्ड्स आएंगे, फील्ड्स में क्या आएंगे? कैरेक्टर्स आएंगे। ठीक है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ DBMS? सोचो ना, एक जमाने में जब DBMS नहीं था, डेटा रिडंडेंसी कितना होता होगा, सेम इंफॉर्मेशन बार बार स्टोर करते होंगे अलग अलग जगह पे। तो कहना इससे हमारा डेटा शेयरिंग बहुत इजी हो गया। जस्ट विद वन क्लिक यू कैन शेयर द डेटा। डेटा रिडंडेंसी रिड्यूस हो गया, मतलब रिपीटिशन या डुप्लीकेशन रिड्यूस हो गया। डेटा इंटीग्रिटी इजीली मेंटेन हो सकता है बिकॉज आप एक्सेस कंट्रोल्स लगा सकते हो। समझो मेरा बात? यूजर फ्रेंडली है, काफी सिंपल है, सिक्योरिटी इंप्रूव हो गया। इंप्रूव होने के साथ साथ में रिस्क भी बढ़ गया। नाउ योर एंटायर डेटा इज नॉट गोदरेज का लॉकर, नाउ द डेटा इज ऑन क्लाउड, सो एट द सेम टाइम रिस्क हैज ऑल्सो इंक्रीज। तो देखो, रिस्क में क्या मिलेगा? डिसएडवांटेज में कॉस्ट एंड सिक्योरिटी। तो बेसिक से एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस लिखे हुए बीकॉम लेवल के। They might ask you any of the database model पे 2 mark or 3 mark question. I don't believe they'll ask you a 6 mark question on what is DBMS. That is 11th level question. Not even BCom. आगे बढ़े। Now there is a word that is called as big data. Big data is a very common terminology that when some organizations have huge or humongous volume of data, talk about Amazon today, talk about Flipkart, Myntra, Book My Show, that's basically they're dealing with big data, like huge volume of data. Do you get my point? Big data का फायदा है, you know that data itself is the best possible asset today. Information is the best possible asset. So see, the term refers to massively large data sets that conventional database tools do not have the processing power to analyze them. Perfect. They've given the example of Walmart, which I completely agree. It's absolutely fine. But what are the advantage of big data processing? बहुत फायदा है इसका। क्या है? नंबर 1, मुझे ऐसे ट्रेंड्स और ऐसे इंफॉर्मेशन मिलेंगे जिससे मैं नए बिजनेस आइडियाज जनरेट कर सकता हूं, नए बिजनेस इंडस्ट्रीज के अंदर एंटर कर सकता हूं, कस्टमर सर्विस को इंप्रूव कर सकता हूं, मैं कहां लैक करता हूं, मेरा ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव कर सकता हूं। तो यस, बिग डेटा प्रोसेसिंग इज बिकमिंग अ वेरी नॉर्मल पार्ट नाउअडेज। रादर हम मेजॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन की जब बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट स्टार्टअप्स हु आर लुकिंग फॉर pan India, that means presence across nation, they all are indirectly coming under big data। चाहे आप बिग बास्केट का बात कर लो आज की तारीख के अंदर, चाहे आप टाटा क्लिक के बारे में बात कर लो,
चाहे आप प्रैक्टो के बारे में बात कर लो, दे आर टेक्निकली डीलिंग विद ऑल बिग डेटा वेयर millions and millions of people are going to use those applications on a daily basis. So analysis of that data will help you to make better decisions in business. They will improve your customer service, they'll improve your operational efficiency, they'll also help you in identifying what new areas you can explore as a business. ये सारा फायदा आपको मिलने वाला है, प्लस जो रिस्क जहां पर आप गलतियां कर सकते हो और चैलेंजेस फेस कर सकते हो वो भी आपको पता चल जाएंगे. वो एक जनरल एडवांटेजेस है बिग डेटा के. तो बिग डेटा क्या होता है? ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा. उसका प्रोसेसिंग नॉर्मल तरीके से नहीं होता, अलग तरीके से करना पड़ेगा. अनदर कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड एज डेटा वेयरहाउसिंग. व्हाट इज डेटा वेयरहाउसिंग? इस चीज को मार्क करना. डेटा वेयरहाउसिंग का मतलब होता है, लेट्स से एन ऑर्गेनाइजेशन has multiple databases because they might be dealing with multiple products, multiple services, having multiple geographical locations. तो normally companies के पास में बहुत सारे databases हो सकते हैं. Do you get my point? तो अब आप क्या करना चाहते हो? वेयरहाउसिंग मतलब क्या? वेयरहाउस मतलब क्या होता है? स्टोरेज. समझ रहे हो? तो डेटा वेयरहाउसिंग कॉन्सेप्ट है जब आप अलग अलग डेटाबेसेस से डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हो और एक अलग से डेटाबेस में स्टोर करते हो. वो डेटा वेयरहाउस भी इज नथिंग बट डेटाबेस ओनली, बट आप अलग अलग डेटाबेसेस से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करके एक ब्रॉडर लेवल पे नए डेटाबेस में स्टोर करते हो. दैट इज कॉल्ड एज डेटाबेस वेयरहाउसिंग. देखो, द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाबेस वेयरहाउसिंग इज सिंपल. Extract data from one or more organizations database and load it into data warehouse. That itself is nothing but another database for the purpose of स्टोरेज एंड एनालिसिस. अब देखो कैसे होगा ये, कोई ना कोई लॉजिकल फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा. मतलब नॉर्मली जो अभी ये डेटा आप इमीडिएटली यूज कर रहे हो किसी डेटाबेस में, उसको आप एक्सट्रैक्ट नहीं करते हो. नॉन ऑपरेशनल डेटा मतलब आप वेट करते हो डे टू डे बेसिस के ऊपर. लेट्स से कट ऑफ निकालते हो बाय दिस फ्राइडे, सैटरडे संडे का छुट्टी है तो मंडे मॉर्निंग इस फ्राइडे तक का जो डेटा है वो यहां से एक्सट्रैक्ट होगा, डेटा वेयरहाउस में चले जाएगा. टाइम स्टैम्प भी लगाते हो शाम को 6 o'clock तक का डेटा, ताकि जब नेक्स्ट टाइम जब तुम एक्सट्रैक्ट करोगे ना 6 PM के बाद का डेटा ही आप एक्सट्रैक्ट करोगे. सो देखो, द डेटा शुड बी टाइम वेरिएंट, शुड बी इन अ स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट, शुड बी नॉन ऑपरेशनल इन नेचर. एक एग्जांपल भी दिया है उसने. इससे क्या होगा, आप एक्चुअली में एक्सट्रैक्ट करके उस डेटा को एक अलग वेयरहाउस में डालोगे और उसको ट्रांसफॉर्म करके एक डिसीजन मेकिंग के लिए, मतलब बेसिकली डेटा माइनिंग का इस्तेमाल करोगे. माइनिंग मतलब क्या? एनालिसिस ऑफ डेटा एंड फाइंडिंग आउट द अनफाउंड और अनआइडेंटिफाइड पैटर्न्स जिनके बेसिस के ऊपर आप नया डिसीजन, डेटा एनालिटिक्स बेसिकली, जिनके बेसिस पे आप नए डिसीजंस ले सकते हो. दिस ओवरऑल कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज डेटा वेयरहाउसिंग. इसका भी हम बहुत आगे सबसे पहले डेटाबेस पढ़ा है, डेटाबेस का मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ा है, फिर बताया डेटा वेयरहाउसिंग क्या होता है, फिर आगे बताएगा माइनिंग क्या है, और एक्चुअली इसके भी आगे जो है सबसे ब्रॉडर वर्ड दैट इज कॉल्ड एज डेटा एनालिटिक्स, जो मैं चैप्टर नंबर 2 में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं. ये उसका बेसिक वर्जन है. ये सब अल्टीमेटली लेड टू वेयर, दे ऑल लेड टू डेटा एनालिटिक्स, जो आपको ऑलरेडी मैंने बताया. ना यहां पे दो अप्रोच है, मार्क कर लो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से. वन इज कॉल्ड एज बॉटम अप अप्रोच, सेकंड इज कॉल्ड एज टॉप डाउन अप्रोच. देखो, एक में क्या कर सकते हो आप, छोटे छोटे स्मॉल डेटा वेयरहाउसेस बना सकते हो. इनको हम डेटा मार्ट भी बोल सकते हैं, समझ रहे हो, स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. एंड लास्ट में इन सबको मर्ज करके एक लार्ज डेटा वेयरहाउस बन जाएगा. दिस इज कॉल्ड एज बॉटम अप अप्रोच. टॉप डाउन में क्या है, पहले एक बड़ा एंटिटी वाइड डेटा वेयरहाउस बना लो, उसको धीरे धीरे बिजनेस नीड्स के हिसाब से ब्रेक करते जाओगे, और छोटे छोटे डेटा मार्ट. तो डेटा मार्ट से एक बड़ा वेयरहाउस बनाओ, समझ रहे हो, या बड़े वेयरहाउस से छोटे छोटे डेटाबेस डेटा मार्ट बनाओ. तो बेसिकली या तो टॉप डाउन या बॉटम अप, दो अप्रोचेस है. एक काम करो, स्पेंड 2 minutes, read what is data warehousing and then read about these two approaches. फिर हम जाएंगे डेटा माइनिंग के ऊपर. ये सब आपको याद आ रहा होगा बेटा, बहुत डिटेल में डिस्कस किया हमने, बहुत सिंपल चीजें ये. सिर्फ क्यों पढ़ा रहा हूं, बिकॉज डेटा वेयरहाउस के ऊपर या माइनिंग के ऊपर एक 4 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है. दैट इज द ओनली रीजन आई एम rediscussing them again and again, because there can be a 4 mark question. ठीक है, और ये क्वेश्चन ही आप गलती करते हो, कंट्रोल साहब बहुत पढ़ लेते हो, 6 मार्क का आएगा वो आप आंसर ले भी दोगे पक्का से, क्योंकि वो पता चल जाता है अभी कौन सा आने वाला है. यहां पर क्या सिंपल चीज होकर कि मिस आउट कर दोगे. डोंट. मेरे हिसाब से डेटाबेस के अलग अलग मॉडल्स आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम अ 2 mark क्वेश्चन इफ दे वांट टू आस्क, और अ एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू. फॉर अ 4 mark क्वेश्चन इट कैन बी इधर ऑन डेटा वेयरहाउसिंग और इट कैन बी ऑन डेटा माइनिंग. डेटा माइनिंग बताता हूं क्या होता है.
डन? अरे हाँ या ना, रेस्पॉन्ड तो करो यूजलेस फेलोज। ठीक है, डेटा माइनिंग क्या होता है? जो डेटा एनालिटिक्स पढ़ाया था ना, वो आजकल फ्रीक्वेंटली यूज टर्मिनोलॉजी है। ओरिजिनली एक जमाने में उसको डेटा माइनिंग ही बोलते थे। डेटा माइनिंग का मतलब क्या है? यू हैव ए ह्यूज सेट ऑफ बिग डेटा, बहुत ज्यादा ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा है। पहले आप क्या करोगे? उस डेटा को क्लीनिंग करोगे। तो पहले क्या होता है, अलग अलग सोर्सेस से डेटा को इंटीग्रेट करो, साथ में लेके आओ, ठीक है। फिर उस डेटा को क्लीन करो, उसमें से जो रेलेवेंट डेटा है उसको एक्सट्रैक्ट करो, फिर उसको एक अच्छे फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, फिर उसको एनालाइज करो, और एनालाइज करके कुछ ऐसे नए पैटर्न्स या नया इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई करो, जिसके बेसिस के ऊपर या तो आप एग्जिस्टिंग बिजनेस को ग्रो कर सकते हो, या एग्जिस्टिंग बिजनेस में कुछ बदलाव लेकर के आ सकते हो, या कोई नए इंडस्ट्री में ही एंटर कर सकते हो ऑल टुगेदर। एंड दैट्स हाउ यू मेक अ फाइनल डिसीजन। दिस इज कॉल्ड एज डेटा माइनिंग। देखो, इट इज अ प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग डेटा टू फाइंड प्रीवियसली अननोन, जो आपको मालूम नहीं थे, वो ट्रेंड्स या पैटर्न्स, ताकि आप सही डिसीजन ले सकते हो। व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व? देखो, नंबर 1, डेटा इंटीग्रेशन। अगर अलग अलग सोर्स में डेटा पड़ा है, पहले उसको साथ में लेके आओ, इंटीग्रेट करो, उसमें से जो ब्रॉडर लेवल पे रेलेवेंट डेटा है उसको सेलेक्ट करो, फिर उस डेटा को क्लीन करो। इफ इट इज नॉट इन अ इफ इट इज लेट्स से अनस्ट्रक्चर्ड, अगर एकदम रैंडम फॉर्मेटिंग वगैरह है, तो उसको आपको क्लीनिंग करना पड़ेगा पूरा का पूरा, एंड फिर उसको मेरे हिसाब से एक अलग फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, जो रेडी रहेगा एक टूल के थ्रू या डेटा एनालिटिक्स टूल है। याद है, ये सेम स्टेप पढ़ाया था मैंने आपको, स्टेप्स इन्वॉल्व इन डेटा एनालिटिक्स, चैप्टर नंबर 2, सब पढ़ाया मैंने आपको। ये वही चीज है बेटा, डेटा माइनिंग ओल्ड वर्ड है, नाउ इट इज वी यूज अवर डेटा एनालिटिक्स, बिकॉज ये चीज मैनुअली होती नहीं है, नाउ दिस इज ऑल डन इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद में क्या है? माइनिंग होगा, मतलब एनालाइज किया जाएगा, एंड फिर आपको कुछ पैटर्न्स या ट्रेंड्स मिलेंगे, जिनके बेसिस के ऊपर आप नए डिसीजंस लेने वाले हो और बेनिफिट लेके आओगे अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। दिस इज कॉल्ड एज डेटा माइनिंग। ये स्टेप्स इन्वॉल्व जो डेटा माइनिंग के आपको आने चाहिए। चैप्टर 2 का डेटा एनालिटिक्स भी इंपॉर्टेंट है, और चैप्टर 3 का डेटा माइनिंग इंपॉर्टेंट है। 4 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। फटाफट से पढ़ो, उड़ा दो। खत्म हो गया चैप्टर 3। हम सब कुछ अगर हम नोटिस करोगे ना, कंपोनेंट्स ही पढ़ रहे हैं। याद है क्या? कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। पीपल पढ़ा पहले, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा, उसके बाद डेटा के बारे में पढ़ा पूरा डिटेल के अंदर, एंड लास्ट पार्ट दिख रहा है क्या? नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। और टिम्पल है, सिंपल एकदम, कनेक्शन लेस, कनेक्शन वाला सिस्टम। एंड अगर ये नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं होता, तो आज की तारीख में कोविड-19 के अंदर आई डोंट थिंक लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस would have been able to survive in today's world. Rather, we would have realized the importance of internet and network services. इससे ज़्यादा तो हमने कभी रियलाइज ही नहीं किया होगा, विच वी हैव रियलाइज इन लास्ट 7-8 months आई फील। सो नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन सिस्टम इज वेरी बेसिक, जो 2 मिनट में उड़ा देंगे, बट डोंट वरी। डेटा माइनिंग के स्टेप्स को पढ़ लो एक बार। And this Zoom, what we are using currently, it's also a classic example of network and communication services. I'm sure I don't have to give you these stupid examples. But किसी एक को समझ में नहीं आया तो बता रहा हूँ बस. What is a computer network? Collection of computers and other hardwares which are interconnected by a communication channel, ताकि आप डेटा को शेयर कर सकते हैं. Intranet is another example basically. ठीक है. It can be either connection oriented networks or connectionless networks. आपको बचपन पढ़ा होगा लैन वैन, पढ़ा है क्या सब? Now there are some definitions. Bandwidth याद है क्या? Within a particular, so you know when I say Mbps, 50 Mbps, 100 Mbps, basically within a fraction of time आप कितना डेटा ट्रांसमिट कर सकते हो, that is called as bandwidth. Resilience is basically your quality of fighting back. So let's say if there is something wrong with the network, if there is a network fall, वो कितना आसानी से वापस recover कर सकता है, that is called as resilience. It's the ability of a network to recover from any failure. What is contention? Contention is basically, let's say there are 100 devices जो एक कंप्यूटर नेटवर्क पे कनेक्टेड है. Now one device is let's say comparatively a newer device with a stronger hardware capabilities. तो वो क्या करेगा? ज्यादा नेटवर्क को खींचने का ट्राई करेगा in comparison to other device. So you know sometimes one network can be competed by multiple devices. That situation can be called as network contention. देखो where
two or more computer systems try to communicate at the same time. So there can be conflict. Time compression, overcoming. So this is the classic example. So the time and distance has gone completely. Rather, your business relationships are बहुत restructure हो चुके हैं, because now even let's say my office is in New York, or let's say in Australia, even if I'm not physically present, it's absolutely fine. I can still attend all the meetings. And I tell you what, last 7 months, 8 months have taught us from a corporate world point of view that attending physical meetings, I'm talking not from education point of view, I'm talking from corporate world point of view. So, maybe short meetings of 30 minutes, 15 minutes, even if you're not physically present, but still if you're present through video conferencing, that's more than sufficient to get the work done, which people did not acknowledge or accept in a lot of industries for a lot of years. But in last 7 months, this has been very well taught to everyone. This marks the end of chapter number 3. मेरे बात सुनो भी ढंग से. इस चैप्टर में 1 day बिफोर द एग्जाम सबसे पहले कंट्रोल्स रिवाइज करोगे. जो हमने आज सीक्वेंस फॉलो किया, सेम कंट्रोल्स रिवाइज करोगे फटाफट से. फिर पढ़ोगे टूल्स फॉर इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटिंग, वो पढ़ोगे. उसके बाद में सीधा आओगे पार्ट बी के ऊपर. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, टाइप्स ऑफ डीबीएमएस, जो हियरार्कियल, नेटवर्क, रिलेशनल डेटाबेस. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिलेशनल डेटाबेस, एंड डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड रिलेशनल डेटाबेस, वो पढ़ोगे 2 मिनट के लिए. आफ्टर दैट डायरेक्टली मैं बोलूंगा सीधा पार्ट ए को नहीं देखा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, इट्स एब्सोल्युटली फाइन. सीधा लास्ट के अंदर एक बार व्हाट इज सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी आपने देख लेना चाहिए, दैट्स मोर देन सफिशिएंट. उसके अलावा चिल मारना चाहिए. अभी आज व्हेन यू हैव सम टाइम लेफ्ट, अगर आपको पेशेंस है तो आज पूरे चैप्टर को एक बार और रिवाइज कर लो. इंपॉर्टेंट खुद के लिए मार्क कर लो, जहां तकलीफ आती है लास्ट डे पढ़ना पड़ेगा उसको मार्क कर लो, एंड देन यू आर सॉर्टेड फॉर द लास्ट डे. आर यू गुड? आर वी गुड? ठीक है, ठीक है. आज के लिए इतने. टुडे चैप्टर नंबर 3 इज डन. नाउ विल प्लान फॉर चैप्टर 4 and 5. 4 and 5 को साथ में उड़ा देंगे. मतलब मेरे को 5 में ज्यादा कुछ पढ़ाना नहीं है. 5 में सिर्फ मैं कुछ गिने चुने 3-4 इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ाऊंगा. 4 के अंदर काफी ज्यादा चीजें, बिकॉज इट्स अ लेंथी चैप्टर, विल ट्राई टू डिस्कस दैट इन डिटेल. ठीक है. अगेन द ऑब्जेक्टिव इज सिर्फ रिवीजन हो जाए, इंपॉर्टेंट चीजें आपको वापस से दिमाग के अंदर हाईलाइट होती जाए, ताकि आपको आसान रहे एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए. दैट्स द ओनली ऑब्जेक्टिव व्हेन वी आर टेकिंग दीज रिवीजन सेशंस. एनीवेज गाइस, थैंक यू वंस अगेन फॉर अटेंडिंग दिस. हैव अ गुड डे. बाय बाय. दैट्स इट. वी आर डन फॉर द डे. थैंक यू.